नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया। पिछले साल 24 फरवरी के दिन से दोनों देशों के बीच भीषण जंग शुरू हुई। अभी भी ये जंग जारी है और दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं है। रूस अब तक यूक्रेन के मारिउपोल, दोनेत्स्क, खेरसोन, लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। युद्ध के बाद रूस ने माइकोलाइव और खार्किव पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में यूक्रेनी सेना ने रूस को जोरदार टक्कर देते हुए इन दोनों राज्यों पर वापस कब्जा जमा लिया। अभी भी कई राज्यों में रूस और यूक्रेन के बीच आक्रामक युद्ध जारी है। हालांकि ये वही राज्य हैं जो रूस से सटे हुए हैं। नए शहरों पर कब्जा करने के साथ साथ रूसी सैनिक अपने इलाकों की रक्षा में जुटी यूक्रेनी सेनाओं पर तोप से गोले बरसा रहे हैं। उन पर रॉकेटों से हमला भी हो रहा है। रूस इस वक्त दो तरफ से, उत्तर में आइजम और पश्चिम में सेवेरोडोनेत्स्क से हमला कर रहा है। रूसी हमले के विरोध में अमेरिका समेत दुनिया के कई देश यूक्रेन के साथ आ गए। अभी दुनिया के 80 से ज्यादा देशों से यूक्रेन को अलग अलग तरह से मदद मिल रही है। इनमें 31 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइल दे रहे हैं। एक साल से भी ज्यादा समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की साजिश रचे जाने का दावा किया गया। यह दावा रूस की तरफ से ही किया गया। मॉस्को का कहना है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। क्रेमलिन ने इसे आतंकवादी कृत्य करार दिया और जवाब देने के उसके अधिकार तहत कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। लेकिन अब रूस के इन दावों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संशय जताया जा रहा है कि ये ड्रोन क्रेमलिन में इतने अंदर तक कैसे पहुंच गए। ये ड्रोन क्रेमलिन के उस इमारत के पास कैसे पहुंचे जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्पेशल अपार्टमेंट है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और यूक्रेन की फिजाओं में एक बार फिर से मिल गया है बारूद। एक बार फिर से आसमान में तैरने लगा है मौत का धुआं और जमीन पर गरज रही है मिसाइलें। क्रेमलिन पर ड्रोन से हमले के बाद रूस भड़क गया है। क्रेमलिन पर हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन पर बम बरसाने शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस के जवाबी हमले में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए। जहां एक ओर यूक्रेन पर बम बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो यहां तक कह दिया कि उनके पास जेलेंस्की को खत्म करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। क्रेमलिन ने ड्रोन हमले को आतंकवादी हमला करार देते हुए कहा कि ये पूरी तरह से एक आतंकवादी कृत्य है, जिसका उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति की हत्या करने का प्रयास था। ये विजय दिवस और 9 मई की परेड से ठीक पहले हुआ, जिसमें विदेशी मेहमान शामिल होंगे। पुतिन पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई, लेकिन पुतिन को इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमें जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। ड्रोन हमले के बावजूद 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड तय समय पर होगी। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने क्रेमलिन पर किसी तरह के हमले से इनकार किया है। जेलेंस्की ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त हथियार नहीं है कि हम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकें। बहरहाल दोनों तरफ से गरजती मिसाइलों का शोर कब थमता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि अब तबाही का तांडव और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस अब एक्शन में है और यूक्रेन की टेंशन बढ़ चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जंग और ज़्यादा प्रचंड हो गई है। लेकिन जो घमंड है वो घमंड किसका टूटेगा ये बाद में पता चलेगा। आज चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले टीपीएस त्यागी सर है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। टीपीएस त्यागी सर, बहुत स्वागत है आपका। पीके सहगल सर है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पीके सहगल सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और प्रमोद महावक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रमोद सर, आपका भी बहुत स्वागत है।
और साथ ही साथ रविशंकर भारती हैं, यूक्रेनी लेखक हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रविशंकर सर, आपका भी बहुत स्वागत है। त्यागी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? त्यागी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूं जी सर। त्यागी सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ये निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है अब युद्ध, और ये जो युद्ध है और ज्यादा घातक होता जा रहा है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, ना रूस जीता है ना यूक्रेन हारा है, लेकिन पुतिन की हत्या की साजिश क्या यूक्रेन ने रच दी है या फिर क्रेमलिन में जो हमला किया गया उसकी कुछ और ही कहानी नजर आती है आपको? देखिए, क्रेमलिन में जो हमला हुआ उसमें जो 2 ड्रोन थे वो बेशक हो सकता है कि यूक्रेन की तरफ से नहीं, रशिया की टेरिटरी से चलाए गए हों, लेकिन वो ड्रोन यूक्रेन के थे। इसका मतलब ये कि इसमें जेलेंस्की अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते। हालांकि रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम इसकी पूरी छानबीन करेंगे, लेकिन ये तो तय है कि आइदर टैसिट अप्रूवल और एक्टिव कन्नाइवेंस, इट इज एट द बिहेस्ट ऑफ यूक्रेन। अब ये होने के बाद स्थिति ये है कि क्रेमलिन की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग रक्षा मंत्रालय, और जिसमें यह जानकारी कि उसमें पुतिन थे और उसके ऊपर अटैक करना, ये एक देश के ऊपर अटैक करना है, वहां के नागरिकों के ऊपर अटैक करना है। लिहाजा रशिया ने जो अब ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया है, वो यकीनन एक काउंट डाउन महसूस होता है। वहां के सुरक्षा परिषद के डिप्टी मुखिया ने, जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है अलावा जेलेंस्की और उसके गिरोह के लोगों को खत्म करने का। उन्होंने ये भी कहा कि अब किसी किस्म की कोई शर्त या समझौता मंजूर नहीं होगा, और जो उन्होंने कहा वो करके भी दिखाया। देखिए, जो अटैक किए गए हैं वो किस तरह के हैं। हाँ। खार्किव में हालांकि रशिया को हटा दिया गया था यूक्रेन के द्वारा, लेकिन रशिया ने फिर उसे लेने के लिए वहां पे ताबड़तोड़ अटैक किए। खेरसोन में उसने वो नीति अपनाई जो सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर के साथ अपनाई थी स्टालिन ने, यानी कि खेरसोन में निप्रो नदी के वेस्टर्न किनारे से अपने आप को पहले विड्रॉ किया और फिर उन्हें घेर के मारने का। और फिर तीसरा, ओडेसा में जो एक पोर्ट सिटी है, वहां से हालांकि पहले से ब्लैक सागर में रशिया के वारशिप और सबमरीन से, लेकिन अब उनमें ताबड़तोड़ बढ़ोतरी कर दी गई। 8 कैलिबर मिसाइल दागी गई, वहां के सैन्य बेस को खत्म कर दिया गया, यानी कि वो इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ यूक्रेन, जहां से यूक्रेन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसे खत्म करने का, ताकि यूक्रेन एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाए। और इतना ही नहीं, अब जो उसकी प्लानिंग जानकारी में मिली है वो ये कि अब जो अटैक होगा वो कीव के ऊपर भी होगा, सिर्फ इशारे का इंतजार है। लेकिन त्यागी सर, चूंकि एक सवाल ये उठता है, जो ये दावा रूस की ओर से किया जा रहा है कि क्रेमलिन पर जो हमला हुआ है वो यूक्रेन ने कराया है, तो इसके बाद सवाल में खुद रूस घिर गया अपनी सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, कि ये फेल्योर नहीं है रूस का? नहीं, रूस का फेल्योर कहाँ है? रूस ने तो उन दोनों ड्रोन को मार गिराया। रूस का फेल्योर तब होता अगर वो अटैक सक्सेसफुल होता। हाँ। रूस ने उन दोनों ड्रोन को मार गिराया। और चीजें यहाँ से समझने की है कि जेलेंस्की छोड़ के चले गए फिनलैंड, और फिनलैंड में भी डर लगा तो चले गए नीदरलैंड, क्योंकि नीदरलैंड में अमेरिका के बॉम्बर्स और न्यूक्लियर वेपन्स तैनात। सहगल सर, वैसे कह रहे हैं कि यूक्रेन में अब मेरी फौज और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगी। क्या आक्रामक हो जाएगी? जब लीडर डरता हुआ फिनलैंड से नीदरलैंड पहुंच गया और वापस नहीं आ रहा, तो उसकी फौज उसको क्या मानेगी? ठीक है सहगल सर, आप मुझे बताइए, क्रेमलिन पर अटैक और टारगेट पुतिन थे, तो अब आगे क्या होगा? सहगल सर, कहना है कि ये अटैक जो है मास्टरमाइंड किया अमेरिका ने और इसको एग्जीक्यूट किया है यूक्रेन ने। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये अटैक जो है रशिया के ऊपर उसका अंदरूनी मामला है, उसके अपने इनर सर्कल के माध्यम से किया गया है। फिर रशिया ने के तकरीबन 2 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, 2 लाख औरतें विधवा हो चुकी हैं,
हाँ जो उन्हें कंपल्सरी कॉल अप किया है, उसमें लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम एक किस्म के कैनन फॉडर बन रहे हैं। हाँ हजारों टैंक उनके बर्बाद हो गए, हजारों हवाई जहाज बर्बाद हो गए। हाँ रशिया का जो जितने भी युवक हैं सारे इसके अगेंस्ट हैं। 25% रशिया के जो मेन फोक हैं, उनकी औरतें जो हैं, वाइफ जो है यूक्रेनियन है, फैमिली कनेक्शन है, वो हाँ 600 साल से दोस्त थे। अभी एकदम से रशिया ने जो कार्रवाई की है वो कहते हैं बेबुनियाद है, अनएथिकल है। हाँ और ये पुतिन के ऊपर 5वां अटेम्प्ट था, पहले 4 अटेम्प्ट के जिक्र नहीं किया गया। हाँ रशिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका बड़ा लॉस ऑफ इमेज है हाँ कि ये अटैक उस अपने ही अधूरी लोगों ने कराया, उसके इनर सर्कल ने, या फिर उन युवकों ने जो बहुत बड़े पैमाने पर उसके अगेंस्ट है, या फिर सहगल सर, हो सकता है ऐसा कि क्या पता पुतिन ने, रूस ने ये अटैक स्वयं करवाया हो पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए, ताकि सीधे तौर पर यह मैसेज दिया जा सके कि ये अटैक यूक्रेन ने करवाया। जब ये आतंकवादी घटना इस तरह की करेगा तो हम सीधे तौर पर उस पर कार्रवाई खुलकर कर पाएंगे। उसका हो सकता है ये टारगेट हो रूस का। देखो, रशिया साफ तौर पे जानता है कि यूक्रेन के पास हिम्मत ही नहीं है। हाँ वो साफ तौर पे जानता है अगर रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर ये हमला किया जाता तो इसके रेमिफिकेशंस और रिपरकशंस क्या होंगे, इसी माफिक वेस्ट भी जानता है। इसलिए किसी भी हालत में ना तो रशिया ने वेस्ट ने कराया है, ना ही यूक्रेन ने कराया है। लेकिन रशिया इसको कभी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त लॉस ऑफ इमेज है। और वास्तव में ये लड़ाई जो है रशिया किसी भी हालत में जीत नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कोशिश कर ले जी, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। और वो रशिया खुद एक्सपोज हो रहा है, वहां के लोग खुद इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि यूक्रेन ने हमला किया है। वो कह रहे हैं क्या रशिया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना बेकार था कि एक यूक्रेन का ड्रोन कई 100 किलोमीटर अंदर आके क्रेमलिन के ऊपर अटैक कर सकता है, जो सबसे ज्यादा वेल प्रोटेक्टेड है इस समय दुनिया में। रशिया इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वाज इट अ मेगा फेलियर ऑन पार्ट ऑफ रशिया? रशिया इसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। रशिया असलियत क्या है वो तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन अलग अलग, लेकिन त्यागी सर कह रहे हैं कि कोई फेलियर नहीं है ये। मैं दावे से कह सकता हूँ ये रशिया के अंदर से ही ये कार्रवाई की गई है जी, उन्हीं के माफिया के माध्यम से, इनर सर्कल के माध्यम से, या उन युवकों के माध्यम से जो फौज में भर्ती नहीं होना चाहते, जिनको जबरदस्ती कैनन फॉडर की तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है सहगल से एक चीज और मुझे आप समझाइए। बताया जा रहा है जिससे हमला किया गया है, जिससे हमला हुआ है, काइनेटिक वेपन, इससे ड्रोन गिराया गया है। काइनेटिक वेपन क्या है, कैसा होता है, कितना खतरनाक होता है, आप मुझे ये भी बताइए सहगल सर। देखो, जैसे कि मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, हाँ, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ही सेज आई एम द किंग, आई एम द लॉ। वही होगा जो मैं चाहता हूँ, जबकि उनके इनर सर्कल जो है वो साफ तौर पर एडवाइस कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो है बेबुनियाद है। सहगल सर, मेरा सवाल यह है कि जो काइनेटिक वेपन है उसके बारे में आप मुझे बताइए, आप क्या उसके बारे में जानते हैं? कितना खतरनाक ये वेपन होता है जिससे ड्रोन गिराया गया है? देखो, उन्होंने कहा कि हमने पहले बात है 3 ड्रोन फायर किए गए थे, जिनका आपसी टाइम सेपरेशन 16 मिनट था। हाँ। और इसको ड्रोन्स को उन्होंने गिराया गया अपने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से। और ऑब्वियसली ये तो लास्ट डिच बैटल था जिसमें उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम, पता नहीं कितने उन्होंने एयर डिफेंस वेपन्स फायर किए, मिसाइल्स फायर किए, कितने रॉकेट्स फायर किए इसको गिराने के लिए, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये 100% स्पेक्यूलेशन है, एंड मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि ये यूक्रेन ने कराया या रशिया या वेस्टर्न वर्ल्ड ने कराया। ठीक है रविशंकर जी, आपको क्या लगता है, यह अटैक खुद कराया या किया गया है? देखिए, इसके मैं पहले एक 14 जो उनका स्पेशल ऑपरेशन था बनाना, जेलेंस्की को हटा और अपने मुताबिक चला, वो हट गया। और जितना इलाके में रूस की से ना, उसमें से 50% इलाके से यूक्रेन ने हटाया। 2 बार काउंटर अटैक खार्किव में वो सफल रहा, उसके बाद खेरसोन शहर में भी सफल रहा। आपको पता है कि एक बड़ा खेरसोन राज के शहर को ही जीत पाया था रूस, मतलब एक ही ओब्लास्ट सेंटर को जीत पाया था एक लड़ाई में, वो हार गया। की सेना यूक्रेन की सेना उसे खदेड़ चुकी है। अब क्या है कि अब वेस्टर्न टैंक मिल गए, आर्मर बैटरी जैसे आर्मर व्हीकल मिल गए, और आर्टिलरी भी अच्छे मिल गए इनके पास, हैमर सिस्टम की मात्रा में। अब गर्मी आ कि जमीन सूख गई है, जमीन दलदल नहीं है, टैंक सकती है अब इधर सुधर 10 दिन में दौड़ने लगेगी। या इसका काउंटर अटैक यूक्रेन का शुरू होने वाला, और रूस का काउंटर विंटर में, सर्दियों में। तो
भी वो बाखमुत जैसे 8 किलोमीटर के छोटे से इलाके में शहर भी नहीं है, वो 5वां शहर भी नहीं है, का भी शहर नहीं है, कब्जा नहीं कर सका। वहाँ 1 लाख कैजुअलिटी है उनकी, 30,000 मर घायल है। और उनका एक मिलिट्री गोल अब जो यूक्रेन का होगा उसमें कुछ इलाके जो है ना राज्य के और कैंसर वहां से और दनेस्क लुगांस भी छूट सकता है, थोड़ा वेस्ट इजाजत उनको क्रीमिया से भी खदेड़ना आसान। तो वो इतना उनके मनोबल उनके सैनिक के टूट चुके हैं, रूस के लोग लड़ना नहीं चाहते। तो ये क्या है कि अपने लोग में भड़काने के लिए कि लड़ो, देखो मेरे पर हमला कर दिया, यूक्रेन की ये औकात, वो वेस्ट से ले यूक्रेन इतना सा छोटा बम जाके वहां कैसे गिरा देगा? इतना सिक्योर इलाका है ना वो क्रेमलिन का वहां, और इतना सा बम गिरेगा उनका एक गोला भी वो बिल्डिंग तबाह नहीं जानते आप। जो बायरेक्टर जैसा रॉकेट गिरता है तो पूरा तहस नहस कर देता है आसपास की इलाका। और वो उनका अपना ही है, मतलब 700 से 800 किलोमीटर दूर यहाँ से यूक्रेन क्यों करे? यूक्रेन करेगा तो बॉर्डर के इलाके में कर रहा ना, सेवास्तोपोल में। ठीक है प्रमोद सर, है ना ब्लैक फ्लीट का। जी प्रमोद सर, जी आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रमोद सर? जी जी बोलिए। जी प्रमोद सर, चूंकि विक्ट्री डे बेहद करीब है, विक्ट्री डे से पहले इस तरह का अटैक, अब लगता है आपको कि पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए सर, रूस और यूक्रेन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ। इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि ये इंटरनेट कनेक्शन है। जिसको डिकोड करना आ गया उसको इमीडिएट पता लग जाएगा कि आईपी एड्रेस क्या है और कहां से चल रहा है, और जिसको डिकोड करना नहीं आया वो घूमता रहेगा कि ये मेरा डाटा कहां से गया था और कहां से आया था। जहां तक बात है फॉल्स फ्लैग की, जो आप दिखा रहे हैं या जो मीडिया के अंदर वायरल हो रही है क्लिप, ये सेकंड अटैक की है, और इंटरनेशनल स्टडी ऑफ मिलिट्री साइंस ने अभी इसको डिकोड किया है। उसने इसको जूम करके दिखाया है कि जिस समय ये अटैक हो रहा था उस समय 2 आदमी उस छत पर चढ़ रहे थे। उसके मेरे पास विजुअल्स हैं, मैं आपको भेज दूंगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, जैसा प्रमोद सहगल सर कह रहे थे कि रूस के अंदर से जो पुतिन के विरोधी हैं उन्होंने किया हो, क्योंकि यूक्रेन नहीं कर सकता। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने किया है, लेकिन इसका एक तीसरा फैक्ट भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन के कोई एजेंट्स वहां पर पोस्टेड हो, और ऐसा पहले हो चुका है। पहले एक वो लड़की को ब्लास्ट में मारा जा चुका है। हाँ। और एजेंट्स तो हर सभी देशों के एक दूसरे के अंदर होते ही हैं। तो यूक्रेन ने मास्टरमाइंड करके ऐसा किया होगा, और चूंकि खुद पुतिन केजीबी के हेड रहे हैं और वो सब चीज जानते हैं, तो पहला जो अभी जो आधिकारिक वीडियो उन्होंने रूस ने जारी किया है उसमें पहला जो ड्रोन दिखाया गया है, उस ड्रोन ने सफलतापूर्वक वहां पर ब्लास्ट किया और उसमें आग लगी थी। ये जो सेकंड आप दिखा रहे हैं, जो वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है, ये उन्होंने अपने काइनेटिक आर्म से या एंटी एयरक्राफ्ट गन से उसको ब्लास्ट किया है, जो ब्लास्ट हमको नजर आता है। ठीक है। जहां तक बात है रूस की कि वो यूक्रेन को तबाह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो रूस के लिए ये मिनट्स का काम है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि उसने खारखोन जीत लिया, वो एक बार ओडिशा पर और कब्जा कर ले, तो उसका अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। और अल्टीमेटली ये जंग रूस और नाटो के बीच में है, रूस और अमेरिका के बीच में है। यूक्रेन तो सिर्फ एक मुखौटा है, मेरा यही मानना है। और अगर जेलेंस्की ऐसा नहीं करते तो आज फिनलैंड नहीं जाते, और फिनलैंड के बाद उनको जर्मनी जाना था, लेकिन वो जर्मनी जाने की जगह नीदरलैंड चले गए। ठीक है। तो त्यागी सर, ऐसा जी त्यागी सर, अभी आपने सहगल सर को भी सुना और अपने अन्य मेहमानों को सुना कि जैसे उन्होंने भी कहा कि हो सकता है कि ये अंदरूनी है, ये अंदरूनी अटैक कराया गया ये दिखाने के लिए, लेकिन आपने इसे साफ तौर पर नकार दिया। आपको ये कहना कि ये यूक्रेन का ही है, लेकिन आपने इसको फेल्योर भी नहीं माना, क्योंकि हमने देखा कि कोल्ड वॉर से कहा जाता, जो जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त भी कहा जाता था कि जो रूस का जो एडी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, उसे कोई हिला नहीं सकता। तो ऐसे में इमारत को नुकसान पहुंचना, उसमें आग लग जाना, ये फिर चीजें फेल्योर नहीं तो फिर क्या है? सर पहले तो ये बात कि ये यूक्रेन नहीं कर सकता, क्यों? मॉस्को के पास एक ड्रोन गिरा था जिसमें 17 केजी एक्सप्लोसिव था,
और वो यूक्रेन का था। बेल्गोरोड में यूक्रेन ने कई बार अपने ड्रोन से अटैक किया है। मॉस्को के पास भी उसके 3 ड्रोन देखे गए थे, इसमें एक का मैं आपको बता रहा हूँ। क्रीमिया के अंदर सेविस्टोपोल में यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया था। अगर कोई चीज में थोड़ा बहुत शक रह जाता है तो उसकी एनालिसिस इस बात से की जाती है कि पहले क्या हुआ। अब मेरे भाई यूक्रेनी लेखक बोल रहे थे कि नहीं यूक्रेन में तो सब ठीक है। अरे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूक्रेन में कोई एयर डिफेंस सिस्टम बचा है, कोई एयरफील्ड बचा है, कोई रडार इंस्टॉलेशन बचा है, कोई वहां के ऑयल डिपो, कोई वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सब ध्वस्त हो गया। बड़े बड़े शहर, चाहे उसमें बूचा हो या उसमें बाकमुत हो या उसके अंदर मारियोपोल हो, वो शमशान हो गए। 1 करोड़ के करीब लोग वहां से विस्थापित हो गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। और उसके बाद आप ये कहें कि नहीं साहब यूक्रेन का तो मनोबल बहुत हाई है। यूक्रेन का मनोबल नहीं, एक कोठरी है, एक गिरोह है। और उसमें हो सकता है जो रशिया के प्रेसिडेंट कह रहे हो कि उसमें नाजिज्म हो या वो जो बटालियन थी अजो बटालियन, यानी कि यूक्रेन की स्थिति खराब है। यूक्रेन को इतने 30-31 देश मिलके लगातार रशिया से लड़ रहे हैं। अच्छा अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि अगर पूरा नेटो भी लड़ाई में आ जाता है, पूरा नेटो, तो क्या उनके जो ट्रूप्स हैं वो रशिया के मुकाबले 4 गुने ज्यादा है, पर क्या वो 4 गुने ज्यादा ट्रूप किसी एक जगह पे डिप्लॉय किए जा सकते हैं? एक देश की तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। 31 देशों की सेनाएं क्या कोऑर्डिनेटेड की जा सकती हैं? लिहाजा जमीनी बात तो खत्म हो गई। जहां तक हवा और पानी की बात बची, मैं ये कहता हूं, मान लीजिए नाटो के कुल मिला के हथियार और उनके नेवल शिप्स और सबमरीन रशिया से ज्यादा हैं, लेकिन क्या उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल थे? हाइपरसोनिक मिसाइल वो बनाने की सोच ही रहे हैं अभी, और रशिया के पास ऑलरेडी है। और आज हर फ्रंट के ऊपर, काला सागर हो, बाल्टिक सी हो, अटलांटिक ओशन हो, बेरियंट सागर हो, कैलिनिनग्राड हो, बेलारूस हो, सब जगह उसने अपने न्यूक्लियर हथियार जो है वो तैनात करके रखे हैं। अब यानी कि नाटो ने, मैं ये समझता हूं कि दुनिया में जहां भी उकसावे की और लड़ाई की बात हुई वो अमेरिका के थ्रू हुई। अमेरिका का रोल कुछ ऐसा हो गया है कि 2 देश आपस में झगड़ा कर रहे थे, जब अमेरिका ने जाके उन्हें समझाया तो उनमें गोलीबारी शुरू हुई, तब जाके। यानी कि अमेरिका का रोल इस किस्म का रहा है। आप ताइवान में देख लीजिए वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अफगानिस्तान में देख लीजिए, जहां जहां भी ये हुआ। तो ये एक सिलसिला, एक वर्ल्ड ऑर्डर बदलना चाहिए। और मैं समझता हूं, और जो अभी ये कह रहे थे कि साहब मैं शर्तिया के कहता हूं कि रूस को इसमें हार होगी, सर को क्या होगा ये तो सर ना आप जानते ना मैं जानता, लेकिन ये तो क्लियर है कि वर्तमान में रशिया ने पिछले 24 घंटे में जो, और बल्कि पिछले 24 नहीं, उससे पहले 24 घंटे में, ये तो वेस्ट है जो दिखाता रहा कि रशिया के 2 लाख मर गए। कभी वेस्ट ने ये बताया कि यूक्रेन के कितने सैनिक मरे? यानी कि वो 50 दफा पुतिन को मार चुके हैं, उसे तो पैरालिसिस है, उसे तो कैंसर हो रहा है। तो क्या वेस्ट की खबरों के ऊपर यकीन किया जाएगा? क्या हम कोई निष्कर्ष वेस्ट की चीजों पे निकाल सकते हैं? आप बताइए ना, लॉजिक। इट इज नॉट कि भाई मैं कह रहा हूं इसलिए मेरी बात मानी जाए, लेकिन लॉजिक से बताइए कि उन्होंने कभी यूक्रेन के कैजुअलिटीज के बारे में बताया? वो अगर रशिया के बारे में बता रहे हैं तो इंटेंट समझी जा सकती है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा बात चल रहा है। अदरवाइज रशिया ने अब तक संयम से काम लिया, रशिया ने अब तक संयम से काम लिया, लेकिन अब उसने अपनी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को बाकायदा। ठीक है सहगल सर, आपको क्या लगता है कौन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं यहाँ पे? जोर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। प्रोपेगेंडा की बात की यहाँ पर, प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है अब? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर है। इंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, डिसेप्शन है पार्ट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। ये तो महाभारत के समय से चल रहा है। और रशिया बहुत बड़े पैमाने पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा का वॉरफेयर कर रहा है। और रशिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये हमला जो है अंदरूनी मामला है, क्योंकि बड़ा लॉस ऑफ इमेज है, लॉस ऑफ फेस है, और वो कभी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन रशिया के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसका कंपैरिजन वो कर रहे हैं स्टालिन के साथ। स्टालिन ने कम से कम 10 मिलियन रशियंस को मरवाया,
पुतिन के खिलाफ भी जो बातचीत करता है उसको गायब कर दिया जाता है, उसको पॉइजन कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। बिल्कुल उसी माफिक जैसे जीपेंग के कोई खिलाफ करता है या किम जोंग के खिलाफ कर दिया, उसको खत्म कर दिया जाता है। आज बिल्कुल रशिया में वही हालात है और बिल्कुल वही है। इस अटैक के बाद में किसी प्रकार से कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना नहीं है। रशिया किसी भी हालत में इसको वॉर को एक्सपेंड नहीं करेगा, यानी दूसरे लफ्जों में नेटो के किसी भी साथी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, उनके सिविलियंस को मार रहा है। 14 सिटीज कंप्लीटली बर्बाद कर चुका है रशिया। उसके बावजूद भी रशिया बैकफुट पे है। 9 महीने रशिया ने पूरी कोशिश कर ली है। एक छोटा सा शहर जिसका नाम है बाखमुत, उसको तो कैप्चर नहीं कर सका। और वहां पे जो वैगनर ग्रुप है वो अभी साफ तौर पे कह रहा है कि उनको आर्म्स नहीं दिए जा रहे, उनको एमुनिशन नहीं दिया जा रहा, उनको रीसप्लाई नहीं दी जा रही, उनको लॉजिस्टिक्स नहीं दी जा रही और वो निकलने जा रहे हैं। तो रशिया की क्षमता नहीं है, रशिया की काबिलियत काफी से ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अभी उसको काफी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के माध्यम से चाइना की तरफ से आर्टिलरी शेल्स आ रहे हैं, चाइना की तरफ से ड्रोन्स आ रहे हैं, ईरान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे हैं, कुछ रॉकेट्स और शेल जो है ये भेज रहा है नॉर्थ कोरिया। बड़े सारे देश जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के माध्यम से इसको दे रहे हैं। उसके बावजूद भी रशिया के पास जो है हथियारों की कमी हो रही है, टैंक्स जी, उसके सेना जो है उससे 10 गुना ज्यादा टैंक्स मांग रही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है जिसका अंदाजा भी रशिया को लगा। प्रमोद सर, जैसा कि आपने अभी कहा था कि वो जेलेंस्की हो सकता है नीदरलैंड में हो, अभी त्यागी सैनिक फिनलैंड में है, तो अब ऐसे में जो अटैकर मोड पर नजर आ रहे हैं पुतिन, तो क्या लगता है कि फिनलैंड या नीदरलैंड में क्या छुपे रह सकते हैं या वापस आएंगे जेलेंस्की, या फिर नाटो उन्हें प्रोटेक्शन देगा? देखो जेलेंस्की जो है उसको मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नाटो नहीं देगा। प्रेसिडेंट जीपेंग ने खासतौर पर रशिया से एश्योरेंस मांगी है कि किसी भी हालत में जेलेंस्की को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पुतिन ने खुद एश्योरेंस दिया है कि जेलेंस्की को निशाना नहीं बनाया जाएगा। उसके ऊपर वेस्टर्न का ज्यादा बड़ा कब्जा है और सारा यहूदी लॉबी चलाती है, इजरायली लॉबी चलाती है। और मैं दोबारा रिपीट इसी बात को करता हूं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन और रूस के नाम पर है, लेकिन अगर रूस पीछे हट रहा होता, बैकफुट में होता, तो वो सीरिया में ना जाता। वैगनर ग्रुप ने सीरिया के अंदर अपना कैप्चर किया है, वहां से अमेरिकन फोर्सेस को बाहर निकाला है। यूनान के अंदर उन्होंने हुत्सी को अपने कवर अप में लिया है। और जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज, मिडिल ईस्ट और ये सब चाइना की पीस इनिशिएशंस के साथ जा रहे हैं, तो रूस अपने बहुत स्क्रिप्टेड और बहुत प्लान वे में चल रहा है। वो धीरे धीरे वो सब चाहता है। क्या उसमें डी-डॉलराइजेशन हो, क्या उसमें नाटो और अमेरिका के, यूरोप और अमेरिका को अलग अलग करने का उसका इरादा हो, या चीन को और रूस को दोनों को मिला के एक पावर बनाने का, वर्ल्ड पावर बनाने का इरादा हो, वो उसमें सक्सेस है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अभी तक रूस बहुत पीछे चला गया होता। ठीक है, रविशंकर सर, आपको क्या लगता है कि फिनलैंड में इस वक्त आवाज नहीं सुनाई दे रही, एक बार और। रविशंकर जी, आप सुन पा रहे हैं अभी मुझे? सुन रहा जी सर, ये कनेक्शन को लेकर ये बात है कि ऐसे मौके पर कि फिनलैंड में जेलेंस्की हैं और फिनलैंड अभी हाल ही में जो कि नाटो में शामिल हुआ, और इसी बीच जो कि क्रेमलिन में अटैक हुआ, इस बीच में कोई आपको कनेक्शन नजर आता है? देखिए, अब रूस बहुत जब 24 फरवरी को पिछले साल, उस समय तो जेलेंस्की छोड़ करके आप तैनात में है, आप जिनके पास ब्रेडली है और भी है और अच्छे हाइमर सिस्टम है जो इंडिया के पास है भी, पास भी नहीं है। ताना ने खेरसोन को छुड़ाया लड़ाई में हथियार के कारण। इनके इतने बड़े बड़े हथियार के गोदाम रूस के तबाह हो चुके हैं, उसके पास गोला बारूद। अब जो काउंटर अटैक शुरू होगा जिसमें 2 लाख सैनिक के जो ट्रेंड है और पूरा आर्मर आता है, रॉकेट सिस्टम हर चीज के साथ, और इसमें भी नहीं है ऐसे हथियार इनके पास, वो ठीक नहीं पाएगा। खेरसोन कुछ इलाके से भागे, रोजिए से, फिर से भी क्रीमिया, वो जेलेंस्की का तो प्लान बना हुआ था, वो रूस ने खुद करवाया है। वो जो मॉस्को में वो छोटा सा बम ऐसे छोटा सा टूटेगा, वो छोटा
दिखाने के लिए कि रूस के लोग लड़े। आज के समय रूस के लोग लड़ने वाले नहीं है, लाशों के ढेर जा रहे हैं वहां। यूक्रेन के तो मर रहे हैं जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उनका जो 1 लाख से ज्यादा लाशें गई है हर गांवों में, मनोबल वहां भी टूट चुका है। और बहुत लोग पुतिन के खिलाफ है आज के समय में। स्पेशल ऑपरेशन का आपको प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उस एक भी चीज स्पेशल ऑपरेशन का रूस का कुछ भी नहीं। अब खेरसोन जब से भागेगा तो उसके पास जीत क्या होगा? यहाँ रूस ने किसको मारा? रूसी बोलने वाले को ईस्टर्न इलाके। मैं भी ईस्टर्न इलाके में हूँ, मेरा सर ना भारत से सस्ता है यहाँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हर चीज है, मैं सस्ता में जी रहा हूँ। इतना बहुत भारतीय लोग बिजनेस लौट गए आकर के, बहुत बच्चे आगे पढ़ने के लिए। और आज एक दिन में रॉकेट मारता था रूस, आज 15 ईरान का। त्यागी सर जी, त्यागी सर एक आखिरी कमेंट आपसे। हो सकता है कि ये रूस का अपना ऑपरेशन हो, लेकिन यूक्रेन में ये कहा जा रहा है कि एक मेरिकल है। आपको लगता है कि अब आखिर में एक मेरिकल है? देखिए, अगर ये रूस का अपना ऑपरेशन रहा होता तो क्या इस ऑपरेशन के बहाने ही उसने ये पिछले 24 घंटे में एक्शन लिया है? अगर उसको यही करना होता तो वो कई बार ये कह चुका है कि अगर रेड लाइन को पार किया तो मैं वो सब कुछ करूंगा जिसका जो हथियार मेरे कंट्रोल में है। तो रेड लाइन तो कई बार क्रॉस की जा चुकी है। अमेरिका को उसने कितनी बार ये कहा है कि आप इसे उकसाना बंद करो, हथियार देना बंद करो, लेकिन नहीं माने। रेड लाइन क्रॉस हुई, क्रीमिया के ऊपर भी आतंकी हमला हुआ, बेल्गोरोड में भी आतंकी हमला हुआ। अगर रूस को उस हमले का सहारा लेके ही ये एक्शन लेना होता तो वो तब ले सकता था। सहगल सर 10 सेकंड में आप खत्म कीजिए, अब आगे क्या होगा? सहगल सर 10 सेकंड केवल। देखो, रशिया साफ तौर पे जानता है क्रेमलिन जो है दुनिया का सबसे प्रोटेक्टेड एरिया है। एक छोटे से ड्रोन से पुतिन को नहीं मारा जा सकता था। पुतिन तो इतने डरे हुए हैं, हर दिन अपने सोने की जगह चेंज करते हैं, और वो आमतौर पे क्रेमलिन के अंदर सोते भी नहीं है। तो ये सारी पॉपुलेशन रशिया की जानती है। सर बहुत धन्यवाद, चूंकि वक्त की कमी है यही रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आपका। त्यागी सर बहुत धन्यवाद, सहगल सर बहुत धन्यवाद, भारती सर बहुत धन्यवाद, और प्रमोद सर आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रूस यूक्रेन जंग के बीच दोनों देशों में तनाव लगातार बढ़ रहा है, और रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि उस हमले को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया। अब क्रेमलिन ने यूक्रेन को कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है, और यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हमला या फिर पुतिन को निशाने पर लेने की बात को खारिज किया। लेकिन रूस जो कह रहा है वो सही है या गलत, उसे छोड़ भी दे तो सवाल उठता है कि क्या मॉस्को की ओर से यूक्रेन को अब जवाब मिलेगा? अगर हाँ तो कैसे? ये बड़े सवाल है। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।